तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए मैथमेटिक्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यदि आपको हम पे विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिए और क्वेश्चन बैंक को जब पलटिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार कई वर्षों से लगातार पूछा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6 यानी कि ये सूची की माध्यिका क्या है। यानी कि ऐसे रूप में दे देगा और आपको पूछेगा कि माध्यिका क्या है। तो माध्यिका का मतलब क्या हुआ? माध्यिका का मतलब क्या हुआ? यह एक ऐसा राशि है जो हमें बीच वाला मान देता है यानी कि केंद्रक का मान देता है। तो आइए जो है ना अब हम लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से जो है इस तरह का सवाल हम लोग जो है किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए 7 है, 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे यानी कि कोई भी सूची दे देगा यानी कि बहुत सारे संख्या दे देगा और उसमें बोलेगा कि माध्यिका निकालिए। यानी कि इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका यह है कि इसको जो है ना आरोही या अवरोही क्रम में डाल देंगे। आरोही अवरोही क्रम में जानते हो ना इसके बारे में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम कहाँ से लिखते हैं? छोटका से, क्योंकि बढ़ते हैं हम लोग छोटे से ना, एक बार इतना बड़ा हो गया है नहीं ना, तो बढ़ते हैं छोटे से। तो इसको जो है ना सूची को सजा लेंगे। जब भी आपको माध्यिका के बारे में पूछे कि माध्यिका निकाले तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या नहीं तो घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा से लिखेंगे तब ना घटते जाएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा बढ़ते जाएंगे। समझ गए? तो इस सूची को यानी कि इन सारी संख्या को सबसे पहले हम लोग जो है ना जो है बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं पहले, फिर जो है आपको सवाल बन जाएगा। 3 है, देखिए 3 है। इसके बाद देखिए 3 के बाद 5 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद देखिए 6 के बाद और है 8 है, 8 है, इसके बाद 9 है। बढ़िया से समझिएगा 9 है। यहाँ देखिए 7 भी है ना, 6 के बाद 7 भी है। 3, 5, 6, 7, 8, 9 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद कितना है? 12 है। इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये दोनों संख्या बराबर है। अब हम लोग जो है माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका का मतलब होता है सेंटर वाला मान, जो बीच वाला मान होता है। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव देगा ना बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में जो है इसी तरह से बनाइएगा यानी कि बढ़ते क्रम में उस संख्या को सजा देंगे और सजाने के बाद सेंटर वाला मान खोजेंगे यानी कि बीच वाला मान। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3। ये सेंटर में क्या आ जाता है? 7, 8 आ जाता है ना। सेंटर में 2 यानी कि 7, 8 आ जाता है बीच में केंद्र में। तो जब 2 को संख्या आ जाएगा तो उन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 7 + 8 और इसको 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ क्या आ गया? 15/2 और 15 का आधा कितना हो गया? 7.5। 15 का आधा क्या होता है? 7.5 ना होता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सवाल को बनाया जाता है। जब बीच में 2 को संख्या आ जाए तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और फिर जो है 2 से भाग दे देंगे। समझे इसके बारे में? और जो है एक और एग्जाम्पल ले लीजिए तो तब आप लोग जो है बढ़िया समझ जाइएगा कि माध्यिका क्या है। देखिए 1 हो गया, जो है 0 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, जो है 6 हो गया, 7 हो गया। इस सवाल को बनाइए यानी कि इस सवाल में पूछेगा कि आपको माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालेंगे कैसे? माध्यिका क्या है? स्पेलिंग तो मत जाइए जो सर जी स्पेलिंग गलती है कैसे। माध्यिका का मतलब क्या होता है? सेंटर वाला मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जब भी आपको माध्यिका के बारे में पूछे सवाल में कि माध्यिका क्या बताइए, माध्यिका के बारे में बताइए यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा है, तब आप लोग जो है तुरंत उसको जो है ना बढ़ते क्रम में लिखना चालू कर दीजिएगा। लिखते हैं बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा 0 है, इसके बाद 1 है ना 1, इसके बाद क्या है? 3 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद क्या है? 7 है, इसके बाद फिर क्या है? 8 है। तो इसमें देखेंगे बीच वाला मान। देखते हैं 1, 2, इसके बाद 1, 2। इसमें भी क्या आ जाता है? बीच में 2 को संख्या। तो उन दोनों संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। समझ गए इसके बारे में? तो क्या करेंगे? 3, 6/2, 9/2 यानी कि 4.5। समझे? यहाँ देखिए तो 1, 2
और यहाँ पे देखिए 1 2, मान के चलिए इधर से चलते हैं 1 2 3 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो जो है ना बीच वाले संख्या को देखेंगे, यहाँ पे पता चलता होगा सर जी बीच वाला संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि वह संख्या बीच में है। यहाँ देखिए तो 1 2 3 को संख्या जाते हैं, 3 को इधर से जाते हैं तो 3 को इधर से भी जाना चाहिए ना। तो 1 2 3 है, 3 इधर से जाते हैं तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है। और यहाँ देखिए इधर से 2 जाते हैं 1 2, और यहाँ पर भी 1 2, ये इधर से भी 2 चले, इधर से भी 2 चले, तो इसके बीच में ये 3 6 है। तो जो बीच में यदि 2 को संख्या रहेगा, बीच में यदि 2 संख्या रहेगा तो उसको उन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही जो इसका आंसर आ जाएगा वह उस सवाल का माध्यिका हो जाएगा। समझ गए। और जो है बीच में यदि एक संख्या आ जाएगा तो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा, उसमें जो है 2 से भाग नहीं देंगे। जब 2 को संख्या रहेगा तब 2 से भाग देंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे। अगर बीच में एक ही संख्या पकड़ा गया तो उसको एक ही संख्या को छोड़ के निकाल लेंगे और वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो है इस तरह के सवाल कैसे बनता है। एक वाला सवाल भी देख लीजिए, जैसे हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहाँ देखिए कितना संख्या लिए थे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 8 हो गया। इसके बाद देखिए जो हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए एक संख्या को डिलीट कीजिए, देखिए 1 6 8 2 3 में आपको बोलेगा कि माध्यिका निकालिए। तो इसको इस सवाल को कैसे बनाएंगे तो आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में निकालेंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे क्या करेंगे, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, इसके बाद 8 हो गया। समझे ना बढ़ते क्रम में सजाते कैसे है। छोटका से बढ़का की ओर जाएंगे तो उसको कहते हैं बढ़ते क्रम, जो है नमहरका से छोटका की ओर जाएंगे उसको कहते हैं घटते क्रम। यहाँ देखिए माध्यिका का मतलब बताएं आपको, माध्यिका क्या कहता है, सेंटर वाला, यानी कि बीच वाला को ढूंढिए, बीच वाला को ढूंढते हैं वही उसका माध्यिका होता है। यहाँ देखिए तो 1 2 1 2, बीच में क्या आ गया, 3 आ गया ना, इसका माध्यिका क्या आ गया, 3 आंसर आ जाएगा। समझे ना। जब बीच में एक संख्या पकड़ाएगा तो उसी एक संख्या को खींच के लिख लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बीच में 2 को संख्या पकड़ा जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 को संख्या पकड़ा गया 7 8, तो 7 जब 2 संख्या पकड़ा जाएगा तो उन दोनों संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा आंसर उसका माध्यिका हो जाएगा। समझे। यहाँ पर भी देखिए 2 को संख्या बीच में आया तो उन दोनों संख्या को 3 6 आया यहाँ पे, तो तीनों 6 संख्या को जोड़ दिए और क्या किए 2 से भाग दे दिए। इसके बाद जो आया आंसर वही उस संख्या का जो है, वही उस सूची का क्या हो गया, माध्यिका। समझ गए ना, समझ गए ना इसके बारे में कि माध्यिका किस प्रकार निकाला जाता है। तो बढ़िया से समझिए ताकि आपको आने वाली परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछ दे तो आपको बन जाए। तुझे देख के दीवानापन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे, दिल ना लगे ना लगे। देखिए अब आप लोग जो है ना दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो है ना कह रहा है कि बहुलक निकालिए। देखिए ये सूची है, सूची किस लिए कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी संख्या रहेगा, यहाँ देखिए बहुत ही सारी संख्या है ना, तो उसी संख्या को कहते हैं सूची। देखिए जो है अब जो है इस सूची का 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 में बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब क्या हुआ, बहुलक का मतलब होता है जो है उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आया है, यानी कि इस परीक्षण में इस सूची में कौन सा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखेंगे जब भी आपको बहुलक के बारे में पूछे कि बहुलक निकालिए, तब हम लोग जो है ना देख लेंगे उस संख्या में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहेगा उसी को कहते हैं बहुलक। तो यहाँ देख लेते हैं ना, देखिए तो 2 नंबर के सवाल को 9 3 4 7 2 9 6, इसके बाद हो गया 7 डबल को मानी 9। देखिए तो यहाँ पे जो है 9 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है 9। इसके बाद देखते हैं 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। 7 2 बार आया है। इसके बाद देखिए 2 कितना बार आया है, 2 अकेले बार आया है। 7 2 बार आया है। इसके बाद 6 भी अकेले बार। तो इसमें देखते हैं कि 9 जो है ना बार बार आया है, सबसे अधिक बार आया है संख्या 9, तो 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन इस परीक्षण का इस सूची का बहुलक ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो बहुलक बनाने के लिए देखेंगे उस संख्या में सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है इस सूची में। जहां पे बहुत सारी संख्या रहता है उसको कहते हैं सूची। ये एक सूची हुआ यहाँ से यहाँ तक। इस सूची में देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है,
सबसे अधिक बार आया है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार अधिक बार आए वही उस संख्या का जो है वही उस सूची का बहुलक होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर ना हो गया। एक बार और देख लीजिए, पूछेगा 1 2 4 5 4 4 8 4, इसमें पूछेगा कि बहुलक बताइए, इस सूची में बहुलक बताइए। तो देखेंगे इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 4 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 4, 4 4 बार आया है, 8 तो 1 बार आया है, 2 भी 1 बार आया है, 1 भी 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक का मान 4। समझ गए ना इसके बारे में, ये काफ़ी आसान है। एक बार और देख लीजिए, इसमें देखिए ये जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसमें जो है आपको कुछ परेशानी होगी। देखिए तो 1 2 3 4 4, इसके बाद देखिए इसमें जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आता है उसी को कहते हैं बहुलक। यहाँ देखिए 4 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। तो इस परिस्थिति में अब हम लोग जो है इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सर जी आप तो बताए जो बहुत बार आता है उसी को कहते हैं बहुलक। यहाँ तो 2 संख्या 2 2 बार आया गया है, 3 भी 2 बार आया गया है और 5 भी 2 बार आया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 5 दोनों, क्योंकि जो है 3 भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। समझ गए ना। जब सेम संख्या जो है बार बार आ जाए, बराबर आ जाए, तो वह सेम संख्या को लिखेंगे। यानी कि 3 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, मैक्सिमम बार अधिकतम बार 3 2 बार भी आया है और 5 का भी अधिकतम 2 बार आया है। तो 3 5 दोनों आंसर हो जाएगा। आइए जो है ना यहाँ पे नहीं समझे ना, एक बार और देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जो है 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। इसमें पूछेगा कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक देखिए, बहुलक उसको कहते हैं जो बहुत बार आता है। यहाँ देखिए 9 भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, लेकिन 9 भी 2 बार और 5 भी 2 बार आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 5 दोनों आंसर हो जाएगा। समझे। जब 2 संख्या बार बार आ जाए, बराबर आ जाए, तो वह दोनों संख्या को लिखेंगे। समझे। और जिसमें देखते हैं यहाँ पे देखते हैं 1 संख्या जो है सबसे ज़्यादा बार आया है तो 1 संख्या दिए, 9 सबसे ज़्यादा बार आया था तो 9 दिए। अगर यहाँ पर भी इस संख्या में भी इस सूची में भी रहता 6 और 9 बराबर तो 6 9 देते। समझे। जब 2 संख्या बराबर आ जाए तो उसको 2 संख्या लिख देंगे। 9 5 लिख दिए क्योंकि 9 भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, 5 भी नहीं यहाँ पे 2 बार आया है। समझे। यहाँ पर भी देखते हैं क्या जो है 3 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, तो 3 5 लिख दिए। बहुलक के बारे में अब तो समझ गए। तो बहुलक के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछेगा। जब तक बोर्ड रहेगा तब तक आपको, जब तक आपके परीक्षा होता रहेगा, जब तक बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा, बहुलक माध्यिका के बारे में हर एक साल पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि ये सिलेबस में है। समझ गए इसके बारे में। तो देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए बाबू, एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। हम तो कहवे नहीं करेंगे, कोचिंग जाते हैं, क्या करते हैं हमको मालूम नहीं है। कोचिंग में जो है सुंदरी सुम को देखने के लिए जाते हैं ना, बगल में क्या क्या चीज़ होते रहता है। और सुंदरी आगे निकल जाएगा तो सुंदरा तुम क्या करेगा रे, तुमको कभी पूछेगा, वो भाव देगा। इसलिए तुम भी आगे बढ़ो, उससे पीछे कहाँ रहेंगे। और सुंदरी तुमको भी बोल रहे हैं तुम भी आगे बढ़ो, दोनों आदमी मिल के बढ़ेगा तब ना आगे जाकर के मेल खाएगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये जो है 2 अंक में पूछता है। कभी कभी मन हो गया तो बोर्ड का तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा है कितने ईस्वी में, 2021 ईस्वी में। देखिए किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है एवं माध्यिका 9 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ माध्यिका और बहुलक के बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। और नहीं है याद कीजिएगा तो मेरा क्या होगा है, हमको जो है ना तभी इसको जो है मैथ को सही करना पड़ता है। बहुलक बराबर क्या हो गया
3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ देखिए बहुलक का मान ज्ञात करना है ना हमें, तो देखिए बहुलक का मान ज्ञात करना है तो इससे पहले हमको क्या दे देना चाहिए, माध्यिका जब दे देगा और माध्य दे देगा तो हम लोग बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो माध्यिका देगा तो माध्यिका का मान यहाँ पर रख देंगे, जो माध्य देगा इसका मान जो है माध्य का मान यहाँ पर रख देंगे और इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, फिर जो आएगा आंसर वह हो जाएगा बहुलक। यहाँ देख लेते हैं प्रश्न में, देखिए माध्य दिया है 8.9, यहाँ पर लिख लेंगे। इसको सवाल कैसे बनाया जाता है, दिया है माध्य कितना दिया है 8.9, इसके बाद देखिए माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है, स्पेलिंग को मत जाइए, जो समझा रहे हैं उसको समझिए बढ़िया से और तब अच्छा रहेगा, हम तो कहबे नहीं करेंगे। दिया है माध्य बराबर कितना 8.9, माध्यिका का मान दिया है 9, तो इन दोनों मान को इस फॉर्मूला पे बिठा देंगे, इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर जो है बहुलक हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ देखिए 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है 9 है ना, 2 गुना माध्य, माध्य कितना दिया है 8.9 है। इसके बाद देखिए 3 गुना 9 तो 27 हो गया, माइनस 9 दूना 18, दशमलव वाला गुना आता है ना, कि बचपने में खेल रहे हैं, मत खेलिएगा बचपन में बाबू, आगे बहुत पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा आपको, इंटर है बीएससी है, पहले मैट्रिक तो आप लोग कंप्लीट कीजिए। देखिए 9 दूना 18, 8 दूना 16 1 17, यहाँ देखिए 9 दूना 18 का 8, 8 दूना 16 1 17। अब जो है इसको घटाएंगे, घटाने के लिए आता है नहीं आता है, दशमलव वाला आता है ना घटाने के लिए। देखिए 27 है, 27 में कितना घटाना है 17.8, तो 17.8, यहाँ पे दशमलव देते हैं, तो दशमलव के बाद हमको जितना मन होगा ना लड्डू देने का तो लड्डू दे सकते हैं, लड्डू का मतलब शून्य दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू भी नहीं रह पाता है, समझ गए। तो इसलिए जो है एक वो दशमलव के बाद संख्या था तो एक वो जीरो दे दिए। अब इसको घटा देते हैं, तो 10 में से 8 गया 2, दशमलव आए तो दशमलव दे दिए। यहाँ देखिए जो है 10 एक पैसा ले लीजिए तो यहाँ पे 6 बचा ना, तो 16 में से 7 गया 9, ये कट गया, 1 से 1 कटे जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9.2। इसके बाद जोड़ भी लीजिए ना, आपको विश्वास नहीं होता है तो 8 2 10, 9 7 16 1 17, 1 1 2 सही है। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है समझ गए। जब आपको माध्य दे देगा और माध्यिका दे देगा तब आपको बहुलक मांगेगा, बहुलक पूछेगा बहुलक के बारे में कि बहुलक बताइए, हम आपको माध्य दे दिए हैं माध्यिका दे दिए हैं तो बहुलक बताइए। तो इस फॉर्मूला को तुरंत उपयोग कर लेंगे। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो माध्यिका दे ले है माध्य दे ले है, वो प्रश्न में से जो है माध्यिका माध्य निकाल लेंगे, उसमें फॉर्मूला में दे देंगे, आप बना देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कि और एक एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखिएगा तो अपने समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, समझे। और जो है ना आप लोग कमेंट किया कीजिए, अभी जो है जो समझा है अगर आप लोग इसमें नहीं समझे तो है वहाँ पे कमेंट भी लिख दीजिए, सर जी आप यहाँ पे समझाए हम नहीं समझे, फिर से एक बार बता दीजिए। तो कमेंट तो कीजिएगा नहीं, खाली आते हैं फिल्म की तरह देख के चले जाते हैं, आओ सनम जाओ सनम। क्लास में क्या करते हैं, आते हैं सुंदरी सुंदरा को देख लेते हैं, मन भर जाता है उसी से, बाप रे वो छेबे करल है, उसी को देख के चले जाते हैं ना, मन भर जाता है उसी में। किसी किसी को बुरा लगता होगा, भाई किसी को बुरा ना लगे, हम वैसे कह रहे हैं, ऐसा होता है अक्सर जमाने में लोग करता है, लेकिन ये सब जो है स्टूडेंट लाइफ में नहीं करना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, पछताओगे, फिर आ जाना जनरल कंपटीशन में पछताने के लिए। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कहता है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है, तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF का मतलब हुआ जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो वैसी संख्या को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है, समझ गए। आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा है, समझे। आप लोग को तो जो है क्वेश्चन बैंक उल्टाना है नहीं, क्वेश्चन बैंक उल्टाते नहीं हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि अब तक जो है आपके कोचिंग में जो भी पढ़ाया है उसको देखिए, ट्यूशन जहाँ पे पढ़ते हो ना, जाती हो आ जाता है, वहाँ पे जो भी पढ़ाया होगा उसको देखिए और क्वेश्चन बैंक को पलटिए, क्वेश्चन बैंक का सारा जो है सवाल उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम यूट्यूब पे तो पढ़ाते ही हैं, उसको भी देखिए, सो तो कीजिएगा नहीं तो BBD गैस पेपर, MD गैस पेपर और क्या 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 आता है, एटम बम आता है रे, ATM बम, आज जो है क्या कहता है ब्रिलियंट, उसको देखो। आप 10 दिन से दिमाग ख़राब कर लो, एग्ज़ाम में जाकर वहाँ पे लड्डू लिख के आओ, ये सब मत कीजिए,
सीरियसली कहते हैं, हंस के नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन बैंक पढ़िए, इसके बाद जो है आपके कोचिंग और यहाँ जो है जहाँ पर आप ट्यूशन पढ़े हैं उसको देखिए, वो फेयर करवाया होगा नोट्स, उसको देखिए। और एनसीईआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। द हदीस का बुक पढ़ के क्या फ़ायदा होगा? नहीं ना फ़ायदा होगा। अब पढ़ने वाला, नया पढ़ने वाला अब सवाल रहा है, अब जो पढ़ा दिया उसी को नहीं रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। समझ गए? तो सहअभाज्य संख्या देखिए एग्जाम्पल, तो सहअभाज्य संख्या का मात्रा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4 हो गया, 5 हो गया। इसका एचसीएफ आपको निकालने होता है ना, भाग विधि से निकाले थे बचपन में। यहाँ पे तो 10th में आप लोगों को समझाया होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ निकाले। देखिए जो है एक बार हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय से पूछेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकाला जाता है? तो एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। और जैसे कि आप लोग बचपन में निकाले होंगे एचसीएफ महत्तम, निकाले हैं ना भाग विधि से। ऐसे रे बड़ी संख्या के क्या करते थे, इसमें दे देते हैं और छोटी संख्या से भाग देते थे। 4 1 4, यहाँ पर हो गया 5 में से 4 गया 1, फिर ये संख्या इस बीच में उतार देते थे, 1 चौके 4 कट गया, तो इससे कट गया, तो यही इसका क्या लिखते थे? एचसीएफ। तो देखिए इसका क्या आ गया? एचसीएफ 1 आ गया, तो यह क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। समझ गए ना? इसके बारे में हम तो कहबे नहीं करेंगे, हम तो बढ़िया से समझा देंगे। इसको देखिए जो है, तुम इसको जो है थोड़ा पानी लो, तो इसमें उसको पानी लो, उसमें थोड़ा सा भेगा ना, समझे बाबू? बढ़िया से पढ़ते रहिए, कहबे नहीं करेंगे। नहीं पढ़िएगा तुम। ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय से खूबे पूछता है, क्वेश्चन बैंक पलटिए। कितना बोलेंगे? हम ही थेथर हो जाएंगे, आप लोग थेथर मत होइए। लेकिन जो है कहेगा रात में 12 बजे आने के लिए, तो वहाँ पे चले जाएगा तुम लोग पढ़ने के लिए। बोलेंगे रात में 12 बजे पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेगा ना, उसमें मज़ा आता है, इसमें भी मज़ा आएगा। पढ़ो ना, इतना तारीफ करेगा लोग अगल बगल में ना, अपने पढ़ेगा मन से। ज़्यादा अच्छा अंक लाएगा तब ना पढ़ाई करेगा। इंसान क्या चाहता है? बढ़ाई। तो बढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझे? जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो है 4 5 को कहेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकाला जाता है? तो एचसीएफ। तो आइए, वो जो है अभी बताए तो वो भाग विधि से था, तो वो बचपन में निकालते थे 7वां 8वां में। अब जो है ना 10वां में निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से एचसीएफ। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो 5 है। तो बड़ी संख्या को क्या कैसे लिखते हैं? तो इसमें बड़ी संख्या 5 है, तो बड़ी संख्या जो है ना सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद छोटी संख्या को लिखते हैं। इसके बाद देखिए ये जो है, इसको जो है आप लोग सिखाए होंगे, ये बराबर क्या होता है? BQ + R। ये बराबर BQ + R। ये क्या है? भाज्य है, ये भाज्य है। इसके बाद क्या हो गया? यहाँ देखिए भाजक है। बढ़िया से लिखिएगा, हम बोल रहे हैं ना, भागफल प्लस शेषफल। ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ निकालते हैं, इसी रूल को फॉलो करते निकालते हैं। यहाँ देखिए आप जो है ना इस 4 लेके इसमें भाग देंगे, तो भाग कैसे देते थे? यहाँ पे कितना होगा? 4 × 1, तो 4 × 1 बच गया कितना? 5 में से 4 गया, कितना बच गया? 1 ना बचा, तो शेष 1 लिख देते हैं। देखिए इस संख्या को इससे भाग देंगे, तो भाग कैसे देते थे? क्या यहाँ पे 4 दूना 8 कर देते, 2 मरतबा लगा देते हैं, नहीं ना, तो इस 5 से तो 2 हो जाता है। तो हम लोग जो है बचपन में भाग कैसे निकालते थे? भाग निकालते थे जो है, जब जितना ही मरतबा लगने वाला था उतना ही लगाते थे, उससे ज़्यादा नहीं लगाते थे, उससे ज़्यादा में तो गलती हो जाता था। मान के चलिए यहाँ पे 8 रहता, तो 4 दूना 8 लगा देते थे, 8 लगा देते और शेषफल उसका 0 आ जाता है। समझ गए? यहाँ पे 4 दूना दे देंगे तो यहाँ पे 8 नहीं है, 5 है, तो इसलिए 4 1 4 + 1, क्योंकि 1 शेषफल बच गया। इसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो है ये संख्या यहाँ पे आ जाता है, ये जो है शेषफल हमेशा इस साइड आएगा। और देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा? 4 है, तो 1 लेकर के इसमें भाग देना है, तो 1 चौके 4 हो गया, शेषफल क्या हो गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है
तो वहाँ पे हम लोग जो है ना काम करना बंद कर देते हैं। अभी जो है इस सवाल को हम नहीं बताते, लेकिन हम आपको बता रहे थे सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो एक तो भाग विधि से आप लोग निकाल लीजिएगा, जिस संख्या का HCF 1 होता है उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। हमको याद आ गया कि 10वां में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है HCF निकालिए, वो 2 अंक में 4 अंक में बार बार पूछता है, तो हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है 2 गो संख्या दिल रहेगा, तो 2 गो संख्या में सबसे पहले बड़ी संख्या को ऊपर में लिख लेंगे और छोटी संख्या को नीचा में लिख लेंगे। छोटी संख्या को नीचा में लिखने के बाद उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ दे रहे हैं 4 1 4, 2 दे देते तो ज़्यादा हो जाता है 5 से, अब बच गया 1, 4 1 4, 1 तब न 5, शेषफल 1 हो गया। इसके बाद ये जो है शेषफल, यही ना विद्यार्थी समझते रहता है, इस शेषफल यहाँ पर आ जाता है। देखिए तो शेषफल यहाँ पर आ गया। अब इस 4 में 1 लेकर भाग देना है, तो 1 चौके 4 कट जाता है, 1 से 4 कट जाता है ना। इसके बाद शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसका HCF क्या आ जाएगा, किस संख्या से पूरा पूरी कटा, तो 1 से कटा, इसी 1 से ना पूरा पूरी कट गया 4, तो इसका HCF आ गया 1। जिस संख्या से पूरा पूरी कट जाएगा वही जो है उस संख्या का जो है HCF हो जाएगा। समझ गए इसके बारे में, जो है इसको बढ़िया से देखिएगा। देखिए और देखिए 15 ले लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं हम जो है 24 ले लेते हैं। इसमें पूछेगा कि आपको HCF निकालिए किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। आपको जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से HCF नहीं निकालने होगा बोर्ड में, अब तो समझा रहे हैं, समझ जाइए, होगा क्यों नहीं। बाई चांस हो सकता है नहीं हो, तो आप लोग जो है ना भाग्य विधि से बना के छोड़ दीजिए, उसमें भी जो है ना आपको मार्क मिल जाएगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे, भाग्य विधि से बना देंगे, उसमें भी तो आंसर सही आता है, सेम ही आता है दोनों का। इसमें भी एक ही आया और उससे पहले जो है भाग विधि से निकाले थे उसमें भी एक ही आया था, समझे ना। यहाँ देखिए 15 24 का कैसे निकालेंगे। देखिए हम बताए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विधि से जब आप लोग जो है HCF निकालना चाहते हो तो उसमें जो है सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो लिख दिए बड़ी संख्या को पहले। इसके बाद 15 आ गया, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। इसके बाद ये जो 15 छोटी संख्या इसमें भाग देते हैं, तब 15 गुना 1 करेंगे, क्योंकि 15 दूना 30 कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 है, 24 न है, तो क्या बच जाता है शेष 15 का 15, 24 में से 15 गया कितना, जो है 14 में से जो 5 गया 9, क्योंकि 15 और 5 20 है, 4 24, क्या हो गया 9 शेषफल हो गया। अब जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, शेषफल यहाँ पर आता है और यहाँ का यहाँ पे जाता है। देखिए यहाँ के यहाँ पे आया और यहाँ का हमेशा यहाँ पे आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब सवाल बनाते हैं तब, और नहीं आके खेल करते हैं। वही सराहने वाला चीज़ नहीं ना है। आप बोलिएगा सर जी कि आप हंसते नहीं हैं, हर बार जो है क्रोध में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं। अरे गुस्सा में रहते हैं, मेरा कारण क्या है आप लोग समझ जाइएगा ना, तब ना हम वही हो मेरा हो गया हंसी खेला। यहाँ पर हंसने के लिए आते हैं, डांस करने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए आते हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख दिए, छोटी संख्या को बाद में लिखे, और इस छोटी संख्या से इसमें भाग दिए, तो 15 का 15 बच गया शेष 9। अब 9 यहाँ पे लिखेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये संख्या यहाँ पे आता है और ये संख्या यहाँ पे आता है, ये इधर का यहाँ पे आएगा, इधर का यहाँ पे आएगा। तो देखिए 9 गुना 1 देते हैं, क्योंकि 9 दूना 2 मरतबा लगा देते हैं तो 18 हो जाता है। यहाँ देखिए ये जो है 9 का 9, यहाँ पे 2 मरतबा लगा देंगे तो यहाँ पे जो है 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, लेकिन यहाँ पे है तो 15 है, 15 है ना, इसलिए 1 मरतबा लगाए, तो 15 में से 9 गया तो कितना हो गया 6 बचा, तो 6 शेषफल लिख दिए, समझे। इसके बाद जो है ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, बोल रहे हैं ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आता है, इसको बढ़िया से समझिए। अब जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 6 6 प्लस 3 होगा ना, क्योंकि 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 मरतबा लगेंगे। देखिए अब ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है तो वह उसका HCF हो जाता है। तो किस संख्या से जो है पूरा पूरी कटा, 3 से कटा, कितना मरतबा से, तो 2 मरतबा से। मरतबा नहीं लिखते हैं, जिस संख्या से करता है वह जो है उसका HCF होता है, इस साइड का हमेशा लिखिएगा। तो समझे इसके बारे में। तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विधि से आपको जब भी HCF निकालना हो तो उसमें जो है बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए बड़ी संख्या 24 है तो सबसे पहले लिखे, इसके बाद छोटी संख्या को उसके नीचे में लिखेंगे। नीचे में लिखने के बाद उसे छोटी संख्या से भाग देंगे, जैसे भाग देते थे बचपन में। देने के बाद देखते हैं हम 15 गुना 1, 15 गुना कर देते हैं तो ज़्यादा मरतबा हो जाता है, ज़्यादा मान हो जाता है। इसके बाद 9 शेषफल बच गया। और देखिए ये जो है शेषफल यहाँ पे भाजक का काम करता है, समझे। शेषफल भाजक का काम करता है और भाजक भाज्य का काम करता है। इधर का इधर आएगा और जो है इधर का हमेशा इधर आएगा। देखिए 6 इधर आ रहा है और 6 इधर आया, इधर से इधर आता है, इधर से इधर आता है,
समझे ना। देखिए तो देखिए 6 का 6 प्लस 3 तब ना 9 हुआ। इसके बाद जो है ये 3 यहाँ पर आ गया और ये कट जाएगा 6 3 से, 3 दूना 6, यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। जहाँ पे शेषफल 0 हो गया जाएगा समझ जाएंगे जो है वह उसका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कान से पूरा कटा ना, समझे ना। हम कितना बताए। देखिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मैथमेटिक्स एग्जाम में, आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, नहीं पूछेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और बढ़िया से समझिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ये नहीं यहाँ पे हम समझा दिए और वहाँ पर आप लोग समझाइएगा नहीं, अब बोर्ड में आके गलत करके आ जाइएगा तो बोलिएगा सर जी मार्क कम आया। हम जो समझाने का प्रयास करेंगे उसको समझिएगा। पूछेगा, इस बार भी पूछेगा, सब साल पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक को पलटिए, देखिए ये जो है क्षेत्रफल वाला बात है, त्रिभुज से संबंधित। देखिए दे देगा, कहेगा कि 2 समरूप त्रिभुज, इसको कहते हैं, देखिए त्रिभुज जो है ऐसे लिखाता है ना रे, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज न कहते हैं। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाडे बहुत पूछा है रे। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा कितना है, जिसकी भुजा दे देगा आपको 3:4। देखिए भुजा दे देगा, आपको बोलेगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 3:4 है। तो सबसे पहले बोलिएगा सर जी समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, तब ना हम समझेंगे इस सवाल को। सर जी हम समरूप त्रिभुज समझे ना रहे हैं, आप समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसे क्या निकाल रहे हैं। तो देखिए समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या है। देखिए कोई भी 2 आकृति जिसका आकार, रंग, रूप सब चीज़ समान हो तो उस आकृति को कहेंगे, उस दोनों आकृति को कहेंगे सर्वांगसम। यहाँ देखिए जैसे कि ये देखिए, इसको देखिए, इसको मिटाइए बढ़िया से। इसको सर्वांगसम कब कहेंगे, जब ये वर्ग रहेगा, ये भी वर्ग रहेगा, इसका 5 मीटर रहेगा लंबाई, इसका भी 5 मीटर रहेगा लंबाई, तो उसको कहेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम में आकृति भी सेम होना चाहिए। आयत है तो आयते रहेगा, लेकिन यदि उस आयत का परिधि 5 मीटर रहेगा और इस आयत का भी परिधि 5 मीटर रहेगा तब उसको कहेंगे सर्वांगसम। लेकिन समरूप होने के लिए जो है आकृति जो है वैल्यू नहीं रखता है, आकृति जो है मान्य नहीं रखता है। तो क्या मान्य रखता है, उसका रूप मान्य रखता है। समरूप कहता है कि तुम छोटकार हो बड़कार हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सर्वांगसम कहता है कि हम जितने बड़ा ततने बड़ा तू रही, हम जितना बड़ा है उतना बड़ा तुम भी रहेगा, तो हम हो जाएंगे सर्वांगसम। लेकिन समरूप कहता है कि हम वो तुम जितना बड़ा है उससे मतलब कोई नहीं है, हम जिसने है ना तुम छोटके है तो हम समरूप हो जाएंगे। समझे। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ देखिए ये बड़का वृत्त हो गया, ये छोटका वृत्त, ये समरूप हो जाएगा। समरूप कहता है मेरा रूप होना चाहिए। यहाँ पे वृत्त है तो यहाँ पे भी वृत्ते है, वृत्ते ना, भले ही छोटका बड़का से कोई मतलब नहीं है। समरूप को वृत्त है तो वृत्ते रहना चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी रहे तो वह जो है समरूप हो जाएगा। लेकिन इसको सर्वांगसम नहीं कहेंगे। सर्वांगसम कब कहते हैं, ये इतना बड़ा वृत्त है ना, अगर इतना ही बड़ा वृत्त यहाँ पर आता है तब उसको कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम में जो है ना उसका आकृति, आकार सब चीज़ समान होना चाहिए, छोट नंबर नहीं होना चाहिए। समझे। और जो है समरूप में छोट नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वृत्त है तो वृत्ते रहना चाहिए। आयत कोई भी 2 आयत है, एक छोटका आयत है एक बड़का आयत है, तो उससे कोई नंबर आकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो है आयत है तो आयतीय होना चाहिए। चाहे ये इस प्रकार देखिए, हम समझाना चाह रहे हैं, ये आयत है तो ये भी तो आयतीय है, ये नंबर है ये छोट है, ये बड़ा है ये छोटा है। समझे। पूरा देहाती भाषा का उपयोग कर रहे हैं। समझे। तो इसको कहेंगे समरूप। और देखिए जो है इसको क्या कहेंगे, यहाँ देखिए, इसको बढ़िया से पढ़िए। इसको सर्वांगसम बोलेंगे। सर्वांगसम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों का आकार सेम है। जब दोनों का आकार सेम रहेगा तब उसको कहेंगे क्या, सर्वांगसम। आप बोलिएगा सर जी ये क्या बताए, ये इसमें बताइए तो आप, हम यहाँ पे समझा दीजिए। ये आप देखिए ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वृत्त। वर्ग वृत्त सर्वांगसम या समरूप होगा नहीं रे। सर्वांगसम समरूप में जो है कोई दो आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एगो पता चला भैंस ले लिए, एगो पता चला गाय ले लिए, उसमें नहीं होगा सर्वांगसम समरूप। सर्वांगसम समरूप का मतलब दोनों आकृति सेम होना चाहिए।
दोनों जो वस्तु ले रहे हैं वह, जैसे कि भैंस लिए तो भैंसे लेंगे, समझे, गाय लिए तो गाय में, कोई भी दो वस्तु लेंगे तो दोनों वस्तु समान होना चाहिए। जैसे कि भैंस लिए तो भैंसे लिए, तो भैंस अगर छोट रहेगा और नम्हर रहेगा तो वो समरूप हो जाएगा, लेकिन अगर भैंस दोनों समान रहेगा तो वो सर्वांगसम होगा। भैंस का ऊंचाई 5 मीटर है, इसका भी वजन सब कुछ समान है दोनों भैंस का, तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम होने के लिए सब कुछ समान होना चाहिए, समरूप होने के लिए सिर्फ रूप होना चाहिए समान, सिर्फ रूप हो जाएगा समान। ये नहीं जो पता चला कि गाय भैंस को सर्वांगसम समरूप करने के लिए चले गए, नहीं, कोई भी दो वस्तु लेंगे तो वो समान लेंगे, समझे, बढ़िया से। गाय भैंस को मत लीजिएगा, गाय गायों के लीजिएगा। भैंस यहाँ पे वृत्त वृत्ते पर चर्चा किए, आयते पर चर्चा किए, इसी दो आकृति जो है समान होना चाहिए। समझ गए ना इसके बारे में? आप तो समझ जाइएगा, आप तो समझा दिए समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है। पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सभी वृत्त समरूप होते हैं? हाँ, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या सभी जो है वृत्त जो है सर्वांगसम होंगे? नहीं भी हो सकता है। सर्वांगसम कब होगा? जब उसका जो है त्रिज्या समान होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है सभी वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में मारिएगा जब त्रिज्या समान रहेगा तब। यहाँ देखिए, त्रिज्या जो है सूचित करता है कि वह जो है उसका आकार कितना बड़ा होगा। मान के चलिए दो वृत्त का त्रिज्या समान रहेगा तो दोनों वृत्त जो है सेम आकार का न बनेगा, क्योंकि त्रिज्या पर निर्भर करता है वृत्त। जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना बड़ा वृत्त का निर्माण होगा। बता रहे हैं, हंस खेल के आप लोग पढ़िए। गला दुखाता है, जोड़िए है चलाना, आ जाते हैं छाप के चले जाते हैं। देखिए, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 3:4 है। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जब तक पूछा जाएगा, जब तक बोर्ड रहेगा एग्जाम तब तक पूछेगा। अब कितना चिल्ला चिल्ला कर बोले, तो जब भी पूछेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तब उस दोनों भुजा को वर्ग कर देंगे। यहाँ देखिए, वर्ग का मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, अनुपात है तो अनुपात, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, यानी कि 3:3 3 3 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और 4 चौका 16, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको क्षेत्रफल कहे ज्ञात करने के लिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे तो आपको भुजा दे देगा। जब भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिए पूछे तो आप लोग तुरंत उस भुजा के क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद अनुपात है तो अनुपात, यानी कि 9:16 हो गया। बोलेगा कि 8:9 भुजा दिए हैं, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस भुजा को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल पूछा, स्क्वायर कर दिए, 8 का स्क्वायर कर दिया, अनुपात अनुपात 9 का स्क्वायर कर दिए, क्या हो गया? 8 × 64। यहाँ देखिए 64 है रे बबुआ, कैलकुलेशन भी तो हम ही को करना पड़ता है। 64:81। जहाँ पे हो सकता है कभी वीडियो में जो है कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप लोग घबराइएगा मत, सर जी को कैलकुलेशन ही नहीं आता है, पढ़ाने के लिए चले आते हैं, हो सकता है बाय मिस्टेक से, तो आप लोग कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन तो आपको आता है, हम तो यहाँ पे आते हैं मेन रूप से किसके लिए? समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाए। कैलकुलेशन जोड़ घटो तो आपको आता ही होगा, ये भी नहीं आता है तो काहे के लिए मैट्रिक में पढ़ते हो? मत पढ़ो बबुआ सब। देखिए, इसका उल्टा भी पूछता है। किस तरह से पूछेगा उल्टा? देखिए, मान के चलिए आपको दे देगा 64:81 जो है। देखिए यहाँ पे पूछेगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 64:81 है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। क्षेत्रफल देगा, क्षेत्रफल दे देगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा जब ये ज्ञात करने के लिए कहे तब तुरंत जो है रूट लगा देंगे। देखिए यहाँ देखिए, क्षेत्रफल दिया है 64:81, तो हम बता दिए जब भी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसको कहेगा भुजा ज्ञात करने के लिए, तो उस क्षेत्रफल में क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। यहाँ पे रूट लगा देंगे, वर्गमूल। तो 64:81, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9, तो 8:9 इसका आंसर आ गया। तो जब भी आपको क्षेत्रफल दे दे और उसमें बोले कि भुजा ज्ञात कीजिए, तो उसका क्या करेंगे? उस क्षेत्रफल पर रूट लगा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल तो आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो हमको क्या कहिएगा? हम कितना समझाए? देखिए, आप पूछ देगा 9:16 है किसी, यानी कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:16 है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो हम बोल रहे हैं ना, उसको समझिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:16 है, तो उसका भुजा ज्ञात करें।
तो हम बताए जब भुजा ज्ञात करने के लिए कहे और क्षेत्रफल दिया रहे तो उस क्षेत्रफल में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, अनुपात है अनुपात दे दिए, और 16 का वर्गमूल होता है 4। यही इसका आंसर आ गया। समझ गए ना इसके बारे में। देखिए जो है और बढ़िया से देखिए, ये तो हो गया त्रिभुज में। अब पूछेगा आपको वृत्त में, वृत्त में भी यही कंडीशन है। देखिए वृत्त में भी यही बात है, उसमें भी जो है क्षेत्रफल दे देगा और उसमें पूछेगा त्रिज्या। जो है वहाँ पे त्रिज्या होता है ना वृत्त में, और यहाँ पे त्रिभुज में क्या होता है, भुजा होता है। त्रिज्या से मिलकर बनता है ना, यानी कि कई सारे बिंदुओं के मिलने से वृत्त का निर्माण होता है, और वृत्त में होता है त्रिज्या। लेकिन जो है त्रिभुज बनता है 3 भुजा से, तो यहाँ पे भुजे ने मांगेगा। देखिए सब कुछ बता देते हैं क्यों कैसे, लेकिन आप लोग वहाँ पे गलती कीजिएगा तो मेरा क्या होगा, मार्क कम आएगा। बगल वाली का आएगा 450, 499, 499 तो नहीं, बगल वाली को नहीं कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं जो बगल वाली का अच्छा अंक आ जाएगा, उसके बीच में जो है आपको आज कम मार्क आएगा। तो बगल वाली जाके पढ़े ले कही रही तो पढ़े रही, कभी भाव देगी, पटेगी रही तुमसे। आप कितना बताइए, रोमांस करो। देखिए 2 वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 16:4, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी यहाँ पे, यानी कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया और उसको बोला है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो उसमें भी वही करेंगे, क्षेत्रफल है त्रिज्या बोल रहा है, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बोल रहे हैं बाबू। सब्जेक्टिव के रूप में कैसे पूछा जाएगा, किस तरह से बनाएंगे उसको भी हम बता देंगे, लेकिन कब, अगले वीडियो में। अभी तो ऑब्जेक्टिव के रूप में, अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो वीडियो बनाया है नहीं देखे हैं तो क्या होगा, मेरा आप ही का घाटा हुआ। यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो बन चुका है, आप लोग वहाँ पे देखिए। तब गणित में अच्छा अंक नहीं आएगा तो उसका सारा जिम्मेवारी हम लेते हैं, लेकिन आपको पहले वीडियो को देखना होगा। वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो में क्या क्या समझाए हैं उसको भी देखना होगा, क्या नहीं समझते हैं उसको भी कमेंट करना होगा। ये नहीं जो रामायण कहानी की तरह आए, फिल्म की तरह आए, देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसके साथ लव स्टोरी हो रहा है, अब महाराज अब मज़ा आ रहा है, रोमांस आ रहा है। ऐसा कीजिएगा तो मैट्रिक में क्या आ जाएगा, कहीं पर भी किसी भी क्लास में लड्डू अंक आएगा, अच्छा अंक नहीं आएगा। अच्छा अंक नहीं आने का मतलब क्या है, लड्डू है ना। पता चला जो है 100 में 30 अंक लाए तो क्या फैले ना है। मेरे हिसाब से, किसी के भी हिसाब से 100 में 80 90 इतना लाइएगा तब ना अच्छा हुआ। देखिए जब 2 वृत्त का क्षेत्रफल 16:4 है तो उनकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा और उनकी त्रिज्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, तुरंत रूट चढ़ा देंगे। क्षेत्रफल दिया उसको रूट चढ़ा देंगे, तो 16:4, तो 16 का अनुपात जो है 16 का वर्गमूल 4 होता है, अनुपात का अनुपात है, और जो है 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 4:2 हो गया। जब भी आपको क्षेत्रफल दे, त्रिज्या कहे या भुजा कहे ज्ञात करने के लिए, तुरंत उसका रूट चढ़ा देंगे। जैसे कि जो है 64:1 से दे देगा, ये जो है क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ना इस सवाल को लिख लीजिए कॉपी में, जो है 2 वृत्त का क्षेत्रफल 64:1 से है तो उनकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल दे दिया है, अब बोल रहा है कि त्रिज्या, तो वही क्षेत्रफल दे दिया तो उसका रूट चढ़ा देंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से आता है बार बार, क्वेश्चन बैंक को देखिए तो 8:10 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। समझ गए इसके बारे में। अब जो है एक टाइप का और समझा देते हैं। वीडियो तो जो है बहुत लंबा बनाने का मन करता है, बहुत कुछ समझाने का मन करते रहता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देखिएगा नहीं, आप लोगों को चाहिए क्या, छम्मा का छल्लो, आओ सनम जाओ सनम, 5 मिनट का वीडियो चाहिए। तो 5 मिनट का वीडियो में आप लोग क्या समझिएगा, कुछ बढ़िया तरीक़ा से नहीं समझ पाइएगा, हैं कितना समझाए, पढ़ाई कम और समझाते ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लड़का को। बीवी जो है ना आएगी ना, जब संग में पैसा नहीं रहेगा तब उस समय मेरा बात याद रहेगा। जो सर जी बोले थे पढ़ने के लिए, हम नहीं पढ़ रहे थे, आज कमाई नहीं हो रहा है, बीवी लती आती है, मारेगी रात में सैंडल, तब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिए थे, क्षेत्रफल
मिटा नहीं रहा है तो क्या करेंगे, समझा रहे हैं, समझिए। यहाँ दिए थे क्षेत्रफल, तब उसको बोले त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो क्षेत्रफल का क्या करते थे, वर्गमूल यानी कि जो है वर्गमूल निकाल लेते थे रूट चढ़ा करके। तो जो वर्गमूल निकलता था वही उसका क्या हो जाता था, त्रिज्या। समझ गए। अब जो है त्रिज्या दे देगा, मान के चलिए 3:4 यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए, इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे भी तो थोड़ा गड़बड़े देखने में मिलेगा, तो ये आप लोग लिख लीजिए ना। 2 वृत्त की त्रिज्या 3:4 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 वृत्त का त्रिज्या फलना अनुपात चिलना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दे देगा और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो तुरंत त्रिज्या का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो है वर्ग कर देंगे। समझ गए। जो जब भी आपको त्रिज्या दे दे और भुजा दे दे और उसका कहेंगे क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो त्रिज्या या भुजा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा तो वह जो है उस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए। बोलने में कहीं कहीं परेशानी होता है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कहीं कहीं पे हम गलत कर दें, मिस्टेक कर दें कैलकुलेशन में, तो हम तो कहबे करेंगे। हम तो भोले बाबा हैं, पार्वती मिलेगा तब ना हैं। 3:4 क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोग लिखे ना क्वेश्चन को, 2 वृत्त का त्रिज्या 3:4 है तो उसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्या को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अनुपात है, अनुपात है 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, अनुपात 4 चौका 16, यही इसका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और लिख लीजिए, 2 वृत्तों की त्रिज्या जो है 4:9 है तो क्षेत्रफल, देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या दे दिया 4:9 तो उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात है अनुपात, 9 का स्क्वायर कर दिए तो 4 चौके 16, अनुपात 81। समझ गए। इतना क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है लगभग जो है 7-8 को जो है वीडियो बन चुका है, देखिए जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए। तब जो है मैथमेटिक्स में आपको अच्छा अंक नहीं आता है तब बोले सर हाँ पढ़ने रहिए, आप पढ़ाए थे, आप बोले थे कि सब जो है पढ़ लीजिएगा वीडियो जो हम पढ़ाए हैं, आप पढ़ाए हैं तो आपको मैथमेटिक्स में एक अच्छा अंक आएगा, लेकिन हम पढ़े तो कहाँ आया। तब वहाँ पे आप लोग हमको गाली जो भी देने का मन होगा करिएगा, लेकिन शर्त क्या है, शर्त भी हम रखे हैं, वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखिए। एक बार भी देखते हैं और वीडियो में हम क्या क्या समझाने का प्रयास किए हैं उसको पूरा बढ़िया से समझिए। समझने के बाद फिर आप लोग जाइए बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, तब अच्छा अंक नहीं आएगा। आएगा अरे बबुआ, हम पे विश्वास तो करो, सारा दुनिया विश्वास किया है, तुम भी एक बार विश्वास तो करो। आएगा बबुआ, आएगा, भरोसा रखो, बहुत अच्छा अंक आएगा। समझे। जाके देखिए यूट्यूब पे। तो चलिए मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, चुगली खाना बंद कीजिए, इधर उधर लाइन मत मारिए। कहीं रास्ता पर चले जाइएगा मंजिल पे, तब इसके बाद जो है तब तो है ही है, जो मन होगा सो कीजिएगा। हम लोग भी तो वैसे न है, हनुमान बन के अभी रहे हैं, पता चला जो कृष्ण बन गए तो 1 से 9 को हो जाएगा। अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं तो पढ़िएगा बढ़िया से, समझे। ठीक है, फिर मिलेंगे।